जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का AK पॉइंट अकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अणुसंख्या गुणधर्म। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने राउल्ट के नियम को पढ़ लिया था, आज हम लोग देखेंगे द्रव प्लस ठोस की विलेयता में जो अणुसंख्या गुणधर्म होता है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है उसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो हमारे पास ये विलेयता के पार्ट में आता था द्रव प्लस ठोस ठोस में, और यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोगों को? अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म अणुसंख्या गुणधर्म को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोल देंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अणुसंख्या गुणधर्म होता क्या है? इस देखिए नाम से ही पता चलता है कि अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या मतलब कि अणुओं की संख्या, गुणधर्म मतलब कि गुणधर्म प्रदर्शित करने वाला, यानी कि अणुओं की संख्या से कुल मिला के अणुओं की संख्या पर निर्भर हो। तो क्या होता है, जैसे कि आप लोग घर में बिलियन बनाते होंगे, कोई शरबत बनाते होंगे, तो शरबत में आप लोग देखते होंगे कि जितना चीनी डालते हैं, जितने मात्रा में चीनी, अगर कम चीनी डालेंगे तो कम मीठा होगा, ज्यादा चीनी डालेंगे तो ज्यादा मीठा होगा। और जैसे कि नमक डाल दिए किसी पानी में तो ज्यादा नमकीन होगा, कम डालेंगे तो कम नमकीन होगा। मिर्चा डाल दिए तो ज्यादा तीखा होगा, कम डालेंगे तो कम तीखा होगा। तो उसी तरह मतलब कि पूरा उस अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो क्या इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा विलयन जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है वो क्या कहलाता है? अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा विलयन जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसा विलयन जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है क्या कहलाता है? ऐसा विलयन जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, या अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। यह क्या अणुसंख्य गुणधर्म क्या कहलाता है? ऐसा विलयन जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है या पूरा अणुओं की संख्या से होता है वो क्या कहलाता है? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। ऐसा विलयन जो अणुओं की संख्या पर निर्भर होता है उसे क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। पहला हमारे पास हो जाएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा दूसरा हमारे पास हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हो जाएगा हमारे पास हिमांक का अवनमन, और चौथा हो जाएगा परासरण या परासरण दाब। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इसको हम लोग इसके बाद दूसरा देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन, और तीसरा हमारे पास हो जाएगा हिमांक का अवनमन, और चौथा हमारे पास जो है वो परासरण या परासरण दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परासरण या परासरण दाब। तो ये हमारे पास 4 हो गए। क्या? पहला हो गया हमारे पास वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा हमारे पास हो गया क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हमारे पास हो गया हिमांक का अवनमन, और चौथा हमारे पास हो गया क्या? परासरण या परासरण दाब। तो हम लोग देखें, अब पहली हेडिंग आ रही है क्या? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता क्या? अब इसको समझेंगे। देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता क्या है। सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन।
इसको हम लोग क्या वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान अब पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इसको समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है। वाष्प दाब का मतलब, सबसे पहले देखिए कि एक शब्द को समझिए, वाष्प दाब का मतलब क्या हो। वाष्प दाब का मतलब हो गया वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, ये क्या होता है, वाष्प दाब। अपेक्षिक मतलब क्या होता है, संबंध में। अपेक्षिक का मतलब क्या होता है, संबंध में। और अनुमान का मतलब हमारे पास हो जाता है यहाँ पे कमी, किसी चीज में क्या कमी। तो वाष्प द्वारा लगाया गया दाब यानी कि वाष्प दाब, और जो अपेक्षिक है वो संबंध में, अनुमान का मतलब है कमी। तो इससे पता चला है वाष्प द्वारा लगाया दाब, अगर मतलब वाष्प द्वारा लगाया गया दाब के संबंध में अगर क्या आ जाए, कमी आ जाए। ऐसा क्या किया जाए कि वाष्प दाब में क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो जैसे कि मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक है, यहाँ पे कोई हम लोग क्या ले लिए, यहाँ पे पानी ले लिए, ये बंद कर दिए, यहाँ पे ये क्या है, क्लोज है, ये पूरी तरह से क्या है, ये क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये क्या किए, पानी रख दिए, और इसको नीचे से क्या किए, हीट कर दिए, नीचे से क्या किए, गर्म कर दिए, नीचे से गर्म हो गए। तो पानी को आपको पता होगा, पानी का मतलब क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि मतलब ये जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचेगा, इसका क्वथनांक। अब जितने लोग क्वथनांक ना जानते हो, क्वथनांक का मतलब होता है कि तापमान, पानी जिस द्रव मतलब जिस ताप पर उबलने लगता है उसको क्या कहते हैं, ताप क्वथनांक कहते हैं। तो पानी क्या हुआ, 100 डिग्री पे उबलना चालू कर दिया, ये जैसे ताप दिए 100 डिग्री पे, भाप बन के उड़ना चालू कर दिया, उड़ना चालू कर दिया। तो वही चीज पूछा गया कि मतलब कि इसमें क्या किया जाए, ऐसा क्या कर दिया जाए कि इसके वाष्प दाब में क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे आप नोट करिए, नोट करिए क्या हो जाएगा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। क्या होता है, अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ। अब ये क्या होता है, अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है कि जैसे कि अवाष्पशील पदार्थ आप किसी भी विलयन में मिला देंगे या किसी भी विलायक में मिला देंगे, तो क्या करेगा, वो वाष्प दाब में कमी रहेगी तो उसको कमी मिला देगा, अगर वृद्धि करना है तो वृद्धि मिला देगा, ये दोनों का काम करता है। जैसे कि जैसे ही ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मान पहले क्या, ये नमक हो गया, नमक को हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा हम लोग यूरिया को बोल सकते हैं, और तीसरा हम लोग ले लेते हैं क्या, ग्लूकोज। ये सब क्या करता है, अवाष्पशील पदार्थ होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ। इसको क्या NaCl हम लोग बोल सकते हैं। यूरिया हो गया NH2CuNH2, और ग्लूकोज हमारे पास हो गया C6H12O6। तो इतना हमारे पास हो गया। तो जैसे ही क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, पानी है, ठीक है, ये पानी है। पहले जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा था, वो उबल रहा था, इसको गर्म किए तो ये भाप में बदल रहा था। जैसे ही हमने इसके अंदर क्या किया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, इसके अंदर जैसे ही मैंने नमक मिलाया, ठीक है, जैसे ही नमक मिलाया तो यहाँ पे जैसे ये नमक हो गया, ठीक है, छोटे छोटे कर क्या करें नमक में, वैसे ही ये इसको रोकने लगेगा, मतलब भाप बनने नहीं देगा। भाप बनने से क्या करेगा, रोकने लगेगा, कि इसको दबा डालेगा कि जो पानी 10 मिनट में उबल रहा था, 10 मिनट में भाप बन रहा था, 100 डिग्री पे बन रहा था, वही पानी को और गर्मी देनी पड़ेगी, या तो फिर मतलब कि और उसका क्या करेगा, गिरा देगा। वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी, मतलब कि वाष्प दाब में कमी है। जिस जो पहले 100 डिग्री पे उबल रहा था जल्दी हो जा रहा था, तो वही नमक डालने पे क्या उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो गया। तो मान लीजिए ये पानी क्या है, विलायक हो गया हमारे पास। तो पूछा गया अगर वाष्प दाब क्या होता है, जैसे कि किसी ने पूछ लिया कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है या विलयन का वाष्प दाब। तो देखिए पहले ये क्या था, अकेला था, कोई पानी था, ठीक है। जब पानी था ज्यादा तो जल्दी उबल रहा था, ज्यादा उबल रहा था, ज्यादा भाप निकल रहा था। जैसे उसके अंदर हमने क्या डाला, अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी कि नमक मिलाया, तो क्या हुआ, ये वाष्प दाब में बदलना कम हो गया, मतलब कि उसका क्या है, वाष्प दाब में कमी आ गई, जो ज्यादा भाप बन रहा था वो कम बनने लगा। और यहाँ पे क्या, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे किसी लड़के की शादी ना हुई हो, ठीक है, जैसे किसी लड़के की शादी ना हुई हो, तो क्या करेगा, शादी से पहले बहुत उड़ रहा है, खूब उड़ रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है, कहीं उसको मतलब कि किसी भी चीज की टेंशन नहीं। जैसे ही उसके लाइफ में क्या आ जाती है, नमक,
समझिए मतलब समझने समझाने के लिए, जैसे ही उसके लाइफ में क्या नमक आ जाती है तो उसका क्या विरोध करना चालू कर देती है कि मतलब ये काम तुम नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, मतलब सब कुछ लिमिट में हो जाए। तो उसी तरह जैसे कि इसमें नमक आया तो वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई। तो जैसे ये ज्यादा उड़ रहा था, जैसे ही नमक आई उसके लाइफ में तो कम उड़ना चालू कर दी। तो वही चीज, तो कोई पूछ रहा जैसे ये विलायक है, ठीक है, विलायक का क्या, विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। जब तक वो अकेले है, जिस लड़का अकेले था तो फिर ही उड़ रहा था आराम से। अब जैसे ही उसकी लाइफ में क्या नमक आए तो वो लिमिट लगा दी, मतलब कि इतना नहीं उड़ना है, सब चीज पे रोक टोक लगा। तो उसी हिसाब से ये क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा हो जाए और ये नमक मिलाने पे क्या हो जाएगा, उसमें वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ हमने क्या मिला दिया यहाँ पे, अवाष्पशील पदार्थ। तो हम लोग देखिए कि किसी भी विलायक में क्या अवाष्पशील जब विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, बस उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इसको समझते हैं, देखिए अब परिभाषा समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा लिखी पता था आप लोगों को। अब परिभाषा में क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिभाषा देखिए यहाँ पे, जिस परिभाषा, जब किसी विलायक में क्या, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी। उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। इसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके अवाष्प दाब में क्या कमी आ जाती है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो देखिए ये परिभाषा हो गई हमारे हम लोगों की। तो यहाँ देखिए इसका एक सूत्र भी होता है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स, इसका एक फॉर्मूला यही है। तो जहां क्या, जहां पी नॉट क्या है, पी नॉट इक्वल टू क्या है, विलायक का, ये विलायक का क्या है, वाष्प दाब है, और दूसरा हमारे पास जो पी एस है ये विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, ये हमारे पास क्या है, विलयन का वाष्प दाब। पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, और पी एस विलयन का वाष्प दाब जो, और ये एक्स हमारे पास है, ये क्या है, विलेय का मूल अंश है, ये क्या है, विलेय का मूल अंश, ये हमारे पास क्या है, विलेय का मूल अंश। और जो विलेय का मूल अंश होता है वो क्या, देखिए ये x आप लोग देखेंगे, पढ़े होंगे इसके पहले, जो x होता है विलेय का मूल अंश होता है, ये n और स्मॉल n अपॉन कैपिटल N के क्या होता है, बराबर होता है। जिसमें जो देखिए जो स्मॉल n है वो विलेय का मूल अंश है, वो विलेय का मूल है, और जो कैपिटल N क्या, विलयन का मूल है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो n है विलेय का मूल हो जाएगा, विलेय का मूल, और जो हमारे पास कैपिटल है ये क्या हो जाएगा, विलयन का मूल, विलयन का मूल। और हम जानते हैं कि जो स्मॉल n होता है वो क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बाई एम। तो इसकी जगह हम लोग क्या W बाई एम लिख सकते हैं। तो देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स के जगह हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, स्मॉल n अपॉन n। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल, देखिए यहाँ पे देखिए
जो स्मॉल n है वो W/m होता है, और जो कैपिटल M है ये भी W/m होता है। तो इसको स्मॉल W/m मान इसको कैपिटल W मान लेते हैं और कैपिटल M। तो ये दोनों सेम है, तो इसको अंदर करने के लिए इसको W1, इसको M1, इसको W2, इसको M2 मान लेते हैं। तो हम इसके n की जगह क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू, ये स्मॉल n की जगह हम लोग लिख सकते हैं W1/M1, और जो कैपिटल N है उसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग कैपिटल M2, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल W2/M2। ये इतना हम लोग कर दिए, इसकी जो वैल्यू थी यहाँ पे रख दिए। अब देखेंगे क्या, जैसे कि ये अंदर का अंदर गुणा होगा, बाहर का बाहर, तो W1 इंटू कैपिटल M2 अपॉन स्मॉल m1 इंटू कैपिटल W2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देखिए, पूरा देखिए फॉर्मूला समझते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल w इंटू कैपिटल M2, और इसको स्मॉल m1 इंटू कैपिटल W2। ये हमारे पास क्या हो गया, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला हो गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या क्लास 12 की जब आप निकालेंगे इस पे बहुत न्यूमेरिकल बनता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार, मतलब कि कई बार क्या 7 सेट में पेपर पूछा जाता है, हर बार ही आता है, हर सेट में फंसा देता है। क्या वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, चारों में से कोई एक आएगा 100%। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया, और दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए समझिए क्वथनांक का उन्नयन का। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का मतलब अभी बताया तापमान कि 100 डिग्री सेल्सियस को उबलता था, तो मतलब वो तापमान कह सकते हैं या उसको क्वथनांक कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा से तापमान हम लोग इसको बोल देते हैं। और ये का है तो का लिख दीजिए, का मतलब का ही मान लीजिए। और उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन से मतलब है कि किसी भी मतलब कि क्या करें विलयन में क्या लिया जाएगा कि उसकी तापमान में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तापमान क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो हम लोग क्या, जैसे कि अभी हमने बताया कि कोई बंद पात्र ले लो, उसमें पानी रखो, क्या पानी, ये बंद है, ठीक है, यहाँ से बंद है, ये इधर से पूरा क्लोज है, ये क्या हो गया, पानी। ये हमारे पास क्या है, पानी, ये पानी है। फिर अभी हमने बताया कि अगर पानी को इसको मान लीजिए हीट करके उबाले हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट कर रहे हैं, ये क्या है, बर्नर है, उसे हीट कर रहे हैं हम लोग, उष्मा दे रहे हैं। तो क्या समझते, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, ये वाष्प में बदलना चालू कर देगा, क्या हो जाएगा, ये वाष्प बनना चालू हो जाएगा। तो जैसे ये 100 डिग्री पहुंचेगा, ठीक है, ये 100 डिग्री पहुंचा, ये क्या किया, धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ना चालू कर दिया। ये सभी जगह से क्या करेगा, उड़ना चालू कर देगा। और जैसे ही हमने इसमें क्या किया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, क्या किया, जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या था, जैसे कि हमारे पास नमक हो गया, या यूरिया हो गया, या ग्लूकोज हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज आप मिला सकते हैं। जैसे कि पानी में हमने क्या किया, नमक मिला दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था वो क्या करेगा, 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा। जैसे कि आप देखिए, आपके घर में क्या होगा, गैस चूल्हा होगा, उसमें 2 बर्नर होते हैं, गैस चूल्हे में 2 बर्नर होते हैं। आप एक भगोने में पानी लीजिए, उसमें एक ऐसे पानी रखिए उबलने के लिए, और दूसरा भगोने में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। आप देखेंगे कि जिस भगोने में पानी नहीं रहेगा वो भगोने में जल्दी भाप बनना चालू हो जाएगा, और जो जिसमें नमक रहेगा उसमें थोड़ा टाइम लेकर बनेगा भाप। नमक गलता नहीं है, आप कढ़ाई में रख देंगे, देखिए नमक को गलेगा नहीं, काला हो जाएगा लेकिन गलेगा नहीं। तो इसलिए मतलब कि उसका क्या कर देता है, उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ में आता है। तो जैसे इसको मिला देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, वाष्प बनना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प बनना कम हो जाएगा, तापमान में कमी, तापमान बढ़ जाएगा, उसका क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस उतर रहा है, यही जैसे इसमें हम लोग नमक मिलाए हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, ये नमक मिलाया है, ऐसे ही क्या करेगा, ये इसका विरोध करेगा। जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस उतर रहा था वो क्या करेगा, 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा।
तो क्या हो जाएगा इसके क्वथनांक में वृद्धि। पहले 100 उधर उबल रहा था, अब 120 उधर उबल रहा है, तो मतलब कि क्या हो गई, क्वथनांक में इसकी वृद्धि हो गई। तो इसकी देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, यही कि किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है। उसके अलावा जो पहले परिभाषा लिखे थे वो सेम वही परिभाषा रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगी, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। उसके अलावा इसमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग किससे, डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, डेल्टा टीबी से। तो ये जो क्वथनांक का उन्नयन होता है ये क्या मोललता के समानुपाती होता है। क्या मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि मोलैलिटी नहीं मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी जो है वो किसके समानुपाती है, मोललता के, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही बात होती है, समानुपाती होता है। तो जैसे आप लोग देखिए पता होगा कि जैसे ये डेल्टा टीबी है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, एम के, यानी कि मोललता के। आप लोग जानते होंगे कि जैसे प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगता है, निशान लगता है, सिंबल लगता है, तो क्या एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी जो है जैसे ये इक्वल में आएगा, यहाँ पे एक स्थिरांक लग जाएगा केबी, और ये इंटू में मोललता हो जाएगा। तो केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको हम लोग बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और जो एम है मोललता, आप पढ़े थे मोललता में कि जो स्मॉल एम होता है W इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल W, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो डेल्टा टीबी जो है इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल W इंटू 1000 बटे एम इंटू कैपिटल W। ये हमारे पास क्वथनांक के उन्नयन का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। जितने फार्मूले निकलते जा रहे हैं वो आप एक जगह कोशिश करिए कि पन्ने के पीछे या बीच में कहीं भी एक पन्ना निकाल के आप ये चारों फार्मूले रख के उस पर मतलब कि लिख कर क्या करें, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे ही नहीं कि ये न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आता, ये ऐसे ये चारों में से न्यूमेरिकल हर बार ही पूछे जाते हैं, 7 सेट में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या होता है, इस बार देखिए हिमांक को अवनमन को हम लोग आप समझेंगे, हिमांक का अवनमन होता क्या है। दो हम लोग खत्म कर लिए, क्या, वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन और दूसरा क्वथनांक का उन्नयन। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, क्या तीसरा हमारे पास क्या है, बताओ तीसरा क्या है। पहला लोग क्या पढ़े, वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या, क्वथनांक का उन्नयन। अब तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, हिमांक का अवनमन। तीसरा हमारे पास हिमांक का अवनमन। अब हिमांक का अवनमन क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आपके घर में फ्रिज होगी, पहली बार आप एक नॉर्मल पानी रखिए, ये क्या हो गया, पानी, एक गिलास पानी ले लिए या बीकर ले लिए, कोई भगोना ले लिए, ये क्या हो गया, पानी, ठीक है। जैसे ये पानी था, ये पानी आप पहले रखिए फ्रिज में, पानी जम जाएगा। इसको क्या करें, फ्रिज में रखिए, जम जाएगा। जैसे कि ये पानी क्या किया, 10 मिनट में ये पानी जमा, ठीक है। और जो ये होता है क्या, हिमांक का अवनमन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्फ्रीजिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोल देते हैं इसको, डिस्फ्रीजिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जब किसी क्या करते हैं, यहाँ पे सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, जैसे नमक का अवाष्पशील विलेय पदार्थ, जैसे इसमें मिला देंगे, इसमें मिलाते ही क्या, नमक को मिलाते ही जो पानी 10 मिनट में क्या कर रहा था, जम रहा था, क्या, जो पानी 10 मिनट में जम रहा था वही पानी अब क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। जैसे कि क्या 0 डिग्री पे जम रहा था, ठीक है, 0 डिग्री पे क्या बर्फ बन जाना था, ये 0 डिग्री पे बर्फ में जम रहा है। जैसे इसमें नमक मिलाएंगे ये क्या आ जाएगा, -0.2 डिग्री पे जमने लगेगा, ठीक है। -0.2 अगर बर्फ जमा तो क्या हो जाएगा, 0.2 डिग्री, मतलब कि इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाएगी। 0 देखिए, पहले 0 बड़ा होता है कि ये
इसमें माइनस में उल्टा होता है कि 0.2 माइनस 0.2 डिग्री पे जमने लगे, मतलब कि कम, तब फ्रीजिंग पॉइंट इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अवाष्पशील, ये क्या नमक क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, क्या अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ। इसके जगह पे आप लोग क्या ग्लूकोज भी ले सकते हैं और यूरिया भी लग सकते हैं, दोनों दोनों लेंगे, इसको तीनों में से मतलब कि किसी को भी ले सकते हैं, उन दोनों को भी लेंगे फिर भी यही प्रोसेस होगा, उसमें भी कमी आएगी फ्रीजिंग पॉइंट में, उसके हिमांक में अवनमन हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा को हम लोग लिख सकते हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, क्या हो जाएगी, उसके तापमान में गिरावट आ जाती है, उसके हिमांक में कमी आ जाती है। तो इसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस तरह से क्या हो जाएगा, जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके तापमान में कमी आ जाती है या गिरावट हो जाती है, कमी आ जाती है या गिरावट हो जाती है। क्या किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके तापमान में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, उसके तापमान में गिरावट आ जाती है या कमी हो जाती है, क्या उसको क्या कहने लगे हम, जिसे क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं, हो गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हिमांक का अवनमन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको डेल्टा टीएफ से, उसको डेल्टा टीबी से प्रदर्शित किया था, इसको क्या करेंगे डेल्टा टीएफ से, इसे डेल्टा टीएफ से, अगर आप पेपर में बोर्ड परीक्षा में लिखने जाएंगे इसको भी लिखना पड़ेगा, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित किया जाएगा, नहीं आपकी परिभाषा क्या अधूरी मानी जाएगी। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित किया जाता है, क्या दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इसमें भी जैसे कि उसमें क्या क्वथनांक उन्नयन था, उसमें क्या था, मोललता के समानुपातिक था, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। जो हिमांक का अवनमन है डेल्टा टीएफ है, वो भी क्या हो जाएगी, मोललता के समानुपाती हो जाएगी। ये क्या है, मोललता है, ये हमारे पास क्या है, मोललता। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ को क्या करेंगे, अगर इक्वल करेंगे तो इसका एक नियतांक निकल के आता है, क्या, केएफ इंटू एम। केएफ को हम लोग क्या बोलेंगे, केएफ जैसे उसमें हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक वो था, तो इसमें जो स्थिरांक निकल के आया है, नियतांक निकल के आया है, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, इसको बोलेंगे अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन स्थिरांक। तो जैसे तो क्या करेंगे, मोललता क्या होता है, सूत्र मोललता क्या होता है, W इंटू 1000 और M इंटू कैपिटल W। तो यहाँ पे ये चीज M की जगह यही सूत्र को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हिमांक का अवनमन का फॉर्मूला निकल आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, केएफ W इंटू 1000 M इंटू कैपिटल W। यहाँ पे ये इससे क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला। हमारे पास कुल कितने फार्मूले हो गए, कुल 3 फार्मूले निकल के आए। तीनों फार्मूलों को हम बार बार कर रहे हैं कि आप लोगों को रिवीजन करते रहिए, कि नहीं भूल जाएंगे ये तीनों फार्मूले। ज़्यादा कठिन भी नहीं है ना ज़्यादा आसान भी नहीं है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा, और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, 2-3 बार देख लेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। मोललता का जिसको सूत्र याद रहेगा उसको ये याद रहेगा, क्योंकि इसमें मोललता ही रखना पड़ता है, बाकी जो स्थिरांक आता है उसको एक याद कर लीजिए आप लोग, बस हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, परासरण हमारे पास जो चौथा और लास्ट है, हमारे पास चौथा और लास्ट, ये क्या है, परासरण और परासरण तथा परासरण दाब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, इसको ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए क्या होता है, परासरण किसको कहते हैं, पहले हम लोग इसको समझने से पहले एक सुंदर सा चित्र बना लेते हैं। जैसे कि
टैन टैन ये क्या हो जाएगा, इसका सुंदर सा चित्र हम लोग पहले बना लेंगे। उसके बाद हम लोग ये क्या हो गया, इसका चित्र हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका चित्र हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, अर्धपारगम झिल्ली, इसको बोलते हैं एसपीएम। एसपीएम को हम लोग इंग्लिश बोलते थे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम, अर्धपारगम क्या, झिल्ली। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। इसको नोट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, अर्धपारगम झिल्ली। देखिए अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ भरा है, ठीक है, ये कोई विलायक है, यहाँ मान लीजिए ये पानी है, और इधर पे कोई विलयन भरा है, ये मान लीजिए पानी प्लस क्या है, चीनी है, ये क्या है, मिश्रण है, यानी कि विलयन है। अर्धपारगम्य झिल्ली के में होता क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली में जो होता है, जैसे कि ये जो अर्धपारगम्य जो एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये पानी हमारे पास हो गया कुल मिला के 500 ml। हम लोग पानी कितना है, 500, और जो विलयन बना है यहाँ पे, विलयन जो है हमारे पास ये 400 ml। तो जो एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, वो क्या करती है, केवल अपने में से क्या विलायक के अणु को ही आर पार होने देती है। यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे क्या, विलायक के अणुओं को आर पार होने देती है। तो जो है विलायक, देखिए यहाँ 500 ml है, यहाँ 400। जैसे कि कोई जब है दो, उसमें बीच में अगर पाइप लगी, उसमें अगर इस पाइप की जगह क्या करिए, हम लोग झिल्ली लगा दिए, क्या, एसपीएम लगा दी, तो अगर इधर 500 है तो इधर का पानी जो होगा अपने आप इधर निकल के जाएगा। जो विलायक के अणु के विलयन की ओर सतह, तो जो विलायक के अणु है विलयन की ओर सतह प्रवाह हमें लगेंगे, तो क्या कहेंगे इसको, हम लोग इसको परासरण दाब कह देंगे। विलायक के अणु विलायक के अणुओं को विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को हम लोग क्या कह देंगे, परासरण कह देंगे। तो ये जब इधर जाता है 500 ml, इधर 400 ml, तो जाहिर सी बात है कि इधर का जो विलायक है एसपीएम से, एसपीएम बोलती है कि केवल विलायक के अणु को आर पार होने जाएंगे, तो इधर से क्या हो जाएगा, विलायक के अणु विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होने लगेंगे। तो इसको हम क्या, परासरण को क्या बोल देंगे, इसको सभी लोग नोट कर दीजिए, इसको इरेज कर देना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि विलायक के अणुओं का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को, मतलब कि अपने आप प्रवाहित हो जाए, अपने आप चला जाए। विलायक के अणुओं का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। परासरण क्या हो गया, क्लियर हो गया। एसपीएम जो होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उसमें वो बोलते हैं कि मैं केवल विलायक के अणुओं को अपने में से आर पार होने दूं। तो क्या हुआ, विलायक के अणुओं का इधर से जो विलायक था वो अपने आप क्या हो गया, स्वतः प्रवाह झिल्ली में से, अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर होने लगा। तो इसी घटना को, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होने की घटना को क्या कहते हैं, हम लोग परासरण कहते हैं। और परासरण दाब क्या कहते हैं, कि जो क्रिया हो रही है, विलायक के अणु जो विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित हो रहे हैं, उस क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा उसी को क्या कहते हैं, परासरण दाब। परासरण ये हो गया। अब जो जब दाब लगाएंगे वो क्या, परासरण दाब हो जाएगा। तो विलायक की अणुओं का जो विलयन की ओर स्वतः प्रवाह हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए उनको दाब लगाना पड़ेगा। तो वही जो दाब लगाएंगे वही क्या हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब होगा विलायक, ये परासरण की क्रिया जो है, क्या यहाँ पे जो विलायक के अणु विलयन की ओर जा रहे हैं उसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा क्या हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, ये जो क्रिया हो रही है उसको रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है,
लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। इतना चीज क्लियर बाबू, ये सब क्लियर हो गया। इसको क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। जो विलायक के अणु पार हो रहे थे, अपने आप पार हो रहे थे, मतलब उसमें दाब लगा दिए, पार नहीं हो रहे, रुक गए, वो क्रिया रुक गई, तो उसी क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाए थे उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, परासरण दाब कहते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है कि जैसे सिस्टम बोलती है कि जैसे परासरण दाब बोलता है कि परासरण दाब अपने बोलता है कि ये मैं तापमान और सांद्रता क्या होता हूँ, समानुपाती होता हूँ। क्या होता हूँ मैं, तापमान और सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको इरेज करने के बाद बता रहा हूँ क्या होता है, कैसे सूत्र आया, कैसे फॉर्मूला निकला, ये सब बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि बोला कि परासरण जो दाब है, परासरण दाब तापमान और क्या, तापमान और सांद्रता के, तापमान और सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। सांद्रता के समानुपाती होता है, तो ये जो क्या है परासरण दाब, इसको क्या, परासरण दाब को हम लोग क्या कहते हैं, पाई से अगर प्रदर्शित करेंगे या तो फिर पी से, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, पाई से प्रदर्शित करते हैं। और जब इसको पाई से अगर प्रदर्शित करेंगे तो ये समानुपाती किससे होगा, तापमान, तापमान यानी कि टी के, ठीक है, हमारे पास पहला हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा सांद्रता, सांद्रता यानी कि टी के, कंसंट्रेशन। तो इसको हम जानते हैं, अगर दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आएगा पाई बराबर सी टी या टी सी कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद समीकरण 1 या 2 से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ये किए तो हमारे पास ये आया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये नियतांक है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई इक्वल टू एक क्या नियतांक आ जाएगा, आर सी टी। तो इसको हम लोग क्या क्रम में लिख देंगे, सी आर टी हो जाएगा, इसको आगे पीछे लिख दें तो हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया, क्या हो जाएगा, फार्मूला। ये क्या हो गया, परासरण दाब का फार्मूला हो गया। तो हम लोग क्या आज क्लास में क्या देखें, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, कथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान और परासरण तथा परासरण दाब को एकदम अच्छी तरीके से पढ़िए, बिना किसी टेंशन के और बिना किसी दिक्कत के। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, अगली क्लास किस टॉपिक पे होने वाली है, हमने लगता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा, वो क्लास पहले ही आ जाएगी। तो आज की क्लास में हम लोगों का सभी लोग बताइए क्या क्लियर हो गया सब कुछ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाई जाए। आप लोग बताते ही नहीं है कि किस टॉपिक पे लाई जाए, तो उसी हिसाब से लाया जाएगा, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे